चल रही है। 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। जिस 21वीं सदी के हम गीत गाते रहे हैं ना, कांग्रेस के जमाने से सुन रहे थे 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है। आकर के भी एक चौथाई समय तो पूरा हो गया। अब 21वीं सदी का ये अगला हिस्सा ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। अब आपका टाइम आया है। असम का नॉर्थ ईस्ट का समय आया है। आपका समय आया है। मेरे नौजवानों, अब समय आपकी मुट्ठी में है। भाई एक और बच्चा कुछ लेके आ गया, ले लीजिए भाई। अब ये लोग भी मेरी मुसीबत जान लेते हैं। माँ का चित्र लेके आते हैं तो मन करता है बस ले लूं। दे दो बेटे, ये मेरे साथी हैं। पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं कलेक्ट कर लूंगा इसको, आपको चिट्ठी लिखूंगा। जरा ये लेकर के दे दीजिए भी एसपी जी वालों को। साथियों, किसी भी क्षेत्र के तेज विकास के लिए तेज कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार का बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी पर रहा है। रोड, रेल, एयर जैसी फिजिकल कनेक्टिविटी, 5G, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड जैसी डिजिटल कनेक्टिविटी, इससे आप लोगों को सुविधा मिली, जीवन आसान हुआ, बिजनेस करना आसान हुआ। इस कनेक्टिविटी से आप लोगों के लिए घूमना फिरना आसान हुआ, टूरिज्म का विस्तार हुआ और इसने यहाँ के हमारे नौजवानों के लिए नौकरी के, रोजगार के नए अवसर भी बनाए। साथियों, कनेक्टिविटी के इस महाअभियान का असम को भी बहुत लाभ मिला है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आजादी के 6 दशक तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही। असम में दशकों तक कांग्रेस रही, लेकिन कांग्रेस ने 60-65 सालों में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 पुल बनाए। 60-65 साल में 3। फिर आपने हमें सेवा करने का मौका दिया और 1 दशक में हमारी सरकार ने 6 बड़े ब्रिज बना दिए। 6 बड़े ब्रिज। अब मुझे बताइए, इतना काम करेंगे तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? आपके आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आपका प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप खुश हैं ना? मैं और भी काम करना चाहता हूं, बस आशीर्वाद देते रहिए। आज भी कुरवा नारंगी ब्रिज का शिलान्यास हुआ है। इस ब्रिज से गुवाहाटी और दरांग के बीच की दूरी कुछ ही मिनट की हो जाएगी। इससे आम लोगों के समय और पैसे की बचत होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, टाइम कम लगेगा, ट्रैफिक की परेशानियां कम होगी और इसके कारण कीमतें भी कम होती है। साथियों, नई रिंग रोड से आपको बहुत फायदा होगा। जब ये बन जाएगी
तो ऊपरी आसाम की तरफ जाने वाली गाड़ियों को शहर में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रिंग रोड, 5 नेशनल हाईवे, 2 स्टेट हाईवे, 1 एयरपोर्ट, 3 रेलवे स्टेशन और 1 इनलैंड वाटर टर्मिनल को आपस में जोड़ने का काम करेगा। यानी असम में पहली बार सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का पूरा नेटवर्क होनेगा। ये है डबल इंजन की बीजेपी सरकार का विकास का मॉडल। साथियों, हम आज की नहीं बल्कि अगले 25-50 साल की जरूरतों के मुताबिक देश को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे ना, विकसित भारत बना के रहना है दोस्तों। आपके लिए बनाना है, आपके बच्चों के लिए बनाना है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाना है। इसी कड़ी में मैंने लाल किले से घोषणा की थी कि अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होगा। आज मैं इस रिफॉर्म की खुशखबरी के साथ आपके बीच आया हूं। आज से ठीक 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी और इससे असम के, देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। हमने सीमेंट पर टैक्स कम किया है। इसके लिए जिसको घर बनाना है उसका खर्चा कम होगा। कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों की अनेक महंगी दवाएं सस्ती हो जाएगी। बीमा कराना सस्ता हो जाएगा। और जिस नौजवानों को मोटरसाइकिल लेनी है, नई कार खरीदनी है, वो भी सस्ती हो जाएगी। आजकल आप देखते होंगे मोटर कंपनियों में ऐसी होड़ मची है, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं 60,000 कम, 80,000 कम, 1 लाख रुपया कम। लगातार इससे जुड़े विज्ञापन दे रहे हैं। यानी माताएं बहनें हो, नौजवान हो, किसान हो, दुकानदार हो, सबका फायदा होने वाला है। ये फैसला आपके त्योहारों की चमक और बढ़ाने वाला है। साथियों, इन त्योहारों में आपको मेरी एक बात भी ध्यान रखनी है। मैं अपनी बात बताऊं? मैं मेरी बात बताऊं? आप कहो तो बताऊं? सबके सब हाथ ऊपर करके बताइए, बताऊं? मेरी बात मानोगे? बैठो बेटा, बैठो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। उसको तकलीफ मत दीजिए, उसको शारीरिक तकलीफ है, प्लीज उसको परेशान मत कीजिए। ले लेंगे। जरा कैमरामैन वो चिट्ठी ले लो, उनसे चिट्ठी ले लो। कोई नौजवान, बैठो बेटा, आप परेशान मत होना, उसको परेशान मत कीजिए। अरे भाई, उसको तकलीफ हो रही है भाई। मेरा प्रणाम भैया, उसको परेशान मत कीजिए प्लीज। उसको, मुझे अच्छा नहीं लगता है भैया, प्लीज। आप यहां तक आए, शरीर को इतना कष्ट देकर के आए, मैं आपका आभारी हूं। साथियों, जरा फिर से हाथ करके बताइए, मैं जो कहूंगा मेरी बात मानोगे?
ऐसा नहीं सबका हाथ ऊपर होना चाहिए, उधर भी उधर भी। मेरी बात मानोगे? पक्का मानोगे? इतना कर लीजिए, देश आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, मेरे लिए नहीं, मैं आपसे देश के लिए मांग रहा हूं। मैं आपसे आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मांग रहा हूं। और मैं आपसे यही कहता हूं कि आप मुझे वादा कीजिए, अब जो भी खरीदेंगे वो स्वदेशी होगा। खरीदेंगे, स्वदेशी खरीदेंगे, मेड इन इंडिया खरीदेंगे। और मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। कंपनी किसी भी देश से क्यों ना आई हो, नाम किसी भी देश का क्यों ना हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में ही बना होना चाहिए। पैसा दुनिया के किसी भी देश ने लगाया हो, लेकिन पसीना मेरे देश के नौजवानों का होना चाहिए। उस जो भी मेड इन इंडिया होगा उसमें मेरे भारत की मिट्टी की महक होनी चाहिए। ऐसा सामान खरीदेंगे ना, खरीदेंगे ना? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, खरीदेंगे? सबके साथ जोर से बताइए, खरीदेंगे? जोर से बताइए, खरीदेंगे? किसी को गिफ्ट देना है तो स्वदेशी देंगे। और जो दुकानदार माल बेचता है, मैं उसको कहना चाहता हूं, दुकान पे बोर्ड लगाइए। लगाएंगे? अपने गांव की हर दुकान पे बोर्ड लगाएंगे। उस पर बोर्ड लगाइए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। देखिए, स्वदेशी की ताकत मैं बताता हूं। करीब 50 साल पहले की बात है। मैं कन्याकुमारी में कुछ समय के लिए वहां रहता था। और ये गमोथा कितने ही सालों से मेरे साथ होता है। मेरी बैग में भी 3-4 होते ही होते हैं। तो ऐसे ही मैं कन्याकुमारी में एक गमोछा ऐसे लगा के घूम रहा था, तो दूर से कुछ लोग दौड़ के आए और मुझे नमस्ते करके पकड़ा। बोले, आप आसाम से हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं तो गुजरात से हूं। नहीं, बोले, गमोछा देखा ना, इसलिए आपको हमने पकड़ा। ये ताकत होती है मिट्टी की, स्वदेशी की ये ताकत होती है। कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आसाम के लोगों का उस दिन मुझ पर इतना प्यार उमड़ गया क्योंकि मेरे गले में गमोछा था। दोस्तों, ये ताकत होती है। और इसलिए मैं कहता हूं, आप मुझे वादा करिए, हम स्वदेशी खरीदेंगे। वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए वोकल हो, इसके लिए हम सबका प्रयास देश को मजबूत करेगा। साथियों, बीते सालों में एक और सेक्टर में बहुत बड़ा काम देश में हुआ है। ये सेक्टर है हेल्थ केयर का, आरोग्य का। हमारे अस्पताल होते थे तो बड़े शहरों में, वहां इलाज कराने जाते थे तो बहुत महंगा पड़ता था। हमने एम्स का, मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क देश के कोने कोने तक फैला दिया। अब बैठिए भैया, मुझे आप अपने बोलने दीजिए। अब बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। अरे, उसको परेशान कर रहे हैं आप लोग। भाई कैमरामैन, उनसे चिट्ठी ले लेना। मेरे इन दिव्यांग भाइयों को क्यों परेशान करते हैं आप? थैंक यू दोस्त।
यहां असम में तो विशेष तौर पर कैंसर के हॉस्पिटल भी बनाए गए। बीते 11 वर्षों के दौरान भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई है। यानी आजादी के 60-65 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज बने उतने हमने बीते 11 वर्षों में बनाए हैं। बताइए, 60-70 साल में जो काम हुआ है ना, वो हमने 10-11 साल में कर दिया है दोस्तों। यहां असम में भी 2014 से पहले सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब जब दरांग में मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार हो जाएगा तो यहां 24 मेडिकल हो जाएंगे, मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। आपको भी पता है, जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो इलाज की बेहतर व्यवस्था बनने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को डॉक्टर बनने का भी अवसर मिलता है। पहले मेडिकल सीटों की कमी की वजह से बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर